दर्शकों नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, कैसे ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं एवं समस्त प्रदेश की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ओंकार सिंह ठाकुर जी। ये उपनिदेशक है महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, साथ ही राज्य नोडल ऑफिसर भी है PMMVY के। ठाकुर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, स्वागत है। हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू हुई? सबसे पहले शिमला दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यह योजना जो है वो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 दिसंबर 2016 को इसको अनाउंस किया और यह योजना जो है वो 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है। कोई भी योजना ठाकुर जी चलाई जाती है लोगों के विकास के लिए, उसके कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि जो मजदूरी की क्षति महिला को होती है उसमें उसकी आंशिक भरपाई करना, यानी कि महिलाओं जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं, उनको प्रसव उसमें जो है वो गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक काम करना पड़ता है और प्रसव के बाद जो है वो एकदम काम पर जो है वो लौटना पड़ता है। और विशेषकर अगर उस परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी और कमज़ोर हो तो महिलाओं को और भी जल्दी लेट उस तक जो है वो काम करने के उनको पड़ता है और एकदम प्रसव के बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो दोबारा काम के ऊपर आना पड़ता है। तो उस टाइम जो है उसका जो बेस लॉस होता है, जो यानी कि जो उसकी मजदूरी में जो उसकी क्षति होती है उसकी आंशिक भरपाई के लिए करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य इस योजना का है कि महिलाओं के जो हमारी माताएं हैं उनके स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार हो, क्योंकि ये योजना जो है कुछ कंडीशंस के ऊपर आधारित है, कंडीशनैलिटीज़ हैं, शर्तें हैं। तो उन शर्तों से जो है वो शर्तें जो हैं वो महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। तो यानी कि दूसरा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार करना। दर्शकों, किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश की तरक्की में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। महिला की पीड़ा को समझना और महिलाओं को आलंबन देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस योजना के जो लाभार्थी है उनका चयन कैसे किया जाता है? लाभार्थी कौन इस योजना के मुख्य रूप से रहते हैं? इस योजना में जो इसका जो लाभ है वो पहले बच्चे के जन्म के समय जो है महिला को दिया जाता है और इसके लिए सभी महिलाएं पात्र होती हैं जो कि स्वयं जो है वो सरकारी अर्ध सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो या इसी तरह से कोई और समान रूप का जो लाभ मिल रहा हो, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट का जो लाभ है वो अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनको नहीं मिल रहा है तो वो महिलाएं भी जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसमें यहाँ तक कि जैसे सरकारी उनके हस्बैंड अगर सरकारी नौकरी में है तो भी वो महिलाएं जो हैं वो पात्र हैं, वो स्वयं नौकरी में नहीं होनी चाहिए। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह के लाभ दिए जाते हैं। क्या कुछ धन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है या कुछ और तरह के लाभ रहते हैं? लाभ किस रूप में प्रदान किए जाते हैं? इस योजना के अंतर्गत जो है वो 5,000 रुपये महिला बाल विकास विभाग और 1,000 औसतन 1,000 रुपये जो है वो स्वास्थ्य विभाग के उसमें से मिलता है। तो 5,000 रुपये जो है वो महिला बाल विकास विभाग देगा 3 किस्तों के अंदर। और कुछ लोगों को जैसे इसमें हमारा इसी के अंदर जो है जननी सुरक्षा योजना स्वास्थ्य विभाग की एक योजना है। तो स्वास्थ्य विभाग में जो पात्र लाभार्थी होंगे, पात्र महिला होगी, उसको ऑन एन एवरेज 1,000 रुपये जो है वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी मिलता है।
यदि कोई महिला इसका लाभ लेना चाहती है तो उसके लिए शर्तें क्या रखी गई है? क्या हर महिला इस योजना का लाभ ले सकती है या शर्तें, कुछ कंडीशंस रखी गई हैं? हाँ, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि योजना का जो लाभ है वो उन महिलाओं को मिलता है जो स्वयं नौकरी में नहीं है और उनका या वो इस तरह का पेड मैटरनिटी बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा है, और उनका जो है वो फर्स्ट डिलीवरी है, पहले बच्चे को वो बच्चे को जन्म दिया है या बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, वो इसमें पात्र महिलाएं हैं। उसके बावजूद भी कुछ जो हैं वो शर्तें विभाग ने तय की हैं। जैसे मैंने अपने उद्देश्य में बात कही कि हमारा दूसरा जो उद्देश्य था इस योजना का, और वो मुख्य उद्देश्य है कि स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार करना। तो स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार करना, पहली बात तो ये है कि महिला को 150 दिन के अंदर जो है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में या आंगनबाड़ी केंद्र में जो है वो अपने पंजीकरण करवाना, अपने के वो गर्भवती में है उसका गर्भ धारण करने का जो पंजीकरण है वो उसको जो है वो स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र में करवाना अनिवार्य है। तो पहली कंडीशन है ये। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो उसको जो है वो उस लाभार्थी को 1000 रुपये जो है वो पहली किस्त के रूप में दिया जाएगा, और उसके बाद जो दूसरी किस्त हमारी 2000 रुपये की किस्त है योजना के अंतर्गत, उसमें उस महिला को एक ANC एंटीनेटल चेकअप, प्रसव पूर्ण जांच, यानी कि एक प्रसव पूर्ण जांच जो है उस महिला को करवानी है। और जैसे उसने वो कर दी, महिला ने करवा लिया, उसका प्रूफ जो है वो प्रस्तुत कर दिया, तो उसको जो है वो दूसरी किस्त उसमें दी जाती है। इसी प्रकार जो तीसरी किस्त है, तीसरी किस्त के लिए बच्चा पैदा हुआ, उसका पंजीकरण करना जो है वो अनिवार्य रखा गया है। उसको पंचायत में या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर जो है जो उसमें उनको जो है वो बच्चे का जन्म का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो पहले तो थर्ड इंस्टॉलमेंट्स के लिए पहली कंडीशंस ये है, पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त है कि बच्चे का जो टीकाकरण है, क्योंकि टीकाकरण जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही लाभकारी है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो है वो कई बीमारियों की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। तो बच्चे का जो पहला टीकाकरण का जो चक्कर है उसको पूर्ण करवाना जो है वो ज़रूरी है। जब ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो 2000 रुपये की थर्ड इंस्टॉलमेंट भी लाभार्थी को प्रदान की जाती है। पंजीकरण की व्यवस्था क्या है? कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं? अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़कर समयानुसार अपना पंजीकरण करवा के आप लाभार्थी बन सकते हैं और इस धन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आप जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था से जुड़ने के लिए, पंजीकरण करवाने के लिए बहुत से कागजात की आवश्यकता रहती है, ज़रूरत रहती है। आधार कार्ड की कितनी उपयोगिता है? क्या इस योजना में भी आधार कार्ड होना ज़रूरी है? जी हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आज के युग में कई बार इस तरह की बातें भी रहती हैं कि योजना का लाभ एक जगह भी ले लिया, दूसरी जगह भी ले लिया, तो उस तरह उस चीज़ों को, डुप्लीकेसी को, या जो उसको बोगस बेनिफिशरीज हैं, घोस्ट बेनिफिशरी जिनको मतलब वो हम कहेंगे कि वो एक्चुअल में नहीं है और वो लाभ ले रही हैं, इस तरह की बातों को करने के लिए आधार कार्ड का होना जो है स्कीम के अंतर्गत भी अनिवार्य किया गया है। लेकिन पहली और दूसरी किस्त के लिए इसका अगर नहीं भी है तो भी हम पहली और दूसरी किस्त उसमें दे देते हैं इस योजना के अंतर्गत। और लेकिन तीसरी किस्त के लिए जो है वो आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। ओंकार सिंह ठाकुर जी, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को, हमारी बहनों को स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। कोई नौकरी पेशा लोग हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कभी वो बिहार में अपना काम कर रहे हैं, कभी हिमाचल आ गए, कभी पंजाब चले गए। तो यदि एक किस्त बिहार में ले ली तो क्या दूसरी किस्त हिमाचल प्रदेश में मिल सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इस योजना का ये जो है, जैसे हमारा केंद्रीय प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 90-10 की रेशो में जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस योजना को का संचालन कर रही है। और लाभार्थी किसी भी हमारे देश के किसी भी कोने में, आज हिमाचल प्रदेश में उसने पहला लाभ ले लिया, पहली किस्त ले ली, दूसरी किस्त के दौरान वो जो है वो
किसी दूसरे जगह जाकर के, अगर तो वो एक अस्थायी रूप से गया है 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए भ्रमण पर, तो बात नहीं है, लेकिन वो यहाँ से जाकर के वहाँ अपना काम करना शुरू कर देता है या वहाँ रहना शुरू कर देता है कुछ थोड़ा लंबे समय के लिए, तो वो जो है वो दूसरी किस्त तीसरी किस्त वो दूसरी जगह भी ले सकता है। इसी प्रकार कोई बिहार में कोई महिला है, वो वहाँ पे रह रही है और आकर के हिमाचल प्रदेश में आकर के अब वो काम करना शुरू कर जाते हैं, तो वो वहाँ का लाभार्थी भी महिला जो है वो यहाँ आकर के फिर योजना में जो है वो लाभ ले सकती है। दर्शकों, आज आप कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश डॉक्टर ओंकार सिंह ठाकुर जी मौजूद है। ये विभिन्न तरह की योजना से संबंधित बातों को आपके समक्ष रख रहे हैं। महिलाएं जो इस कार्यक्रम से जुड़ी है या आपके परिवेश में, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसी महिला है जो लाभार्थी होनी चाहिए, आप भी उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरह की योजना हमारी महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। और आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि ओंकार सिंह ठाकुर जी को संपूर्ण भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश के लिए इस योजना के लिए अवार्ड भी मिला है। ये प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश को इतना बड़ा अवार्ड मिला, आपने इस योजना के संचालन में कितनी तत्परता दिखाई है? इसमें मैं सबसे पहले तो जो आपको ये बताना चाहूँगा कि ये योजना क्योंकि बहुत पुरानी योजना नहीं है, योजना जो है वो 2016 में अनाउंस हुई, 17 में सितंबर 2017 में जो है इसके नियम बने कि इस योजना के अंतर्गत हम कैसे कैसे कार्य करना है, और दिसंबर 2017 में लाभार्थियों से आवेदन लेने शुरू हुए, यानी कि 2018, 19 और 20 3 वर्ष जो है वो इस योजना के सही मायने में जो है वो कार्य करते हुए योजना को हुए हैं। इन 3 वर्षों के अंदर जो है वो योजना का आंकलन भारत सरकार द्वारा किया गया। प्रदेश को जो है वो 2 बार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो है वो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला पुरस्कार जो है वो वर्ष 2018 में योजना की जो परफॉर्मेंस जो भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हिमाचल प्रदेश को जो लक्ष्य दिया गया था उसका 147% लक्ष्य जो हिमाचल प्रदेश के लिए रखा गया था, उसका जो है 147% अचीवमेंट्स करने के लिए हिमाचल प्रदेश को जो है वो सभी राज्यों, केंद्र प्रशासित राज्यों के उसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। और उसके बाद 2019 की परफॉर्मेंस में प्रदेश को जो है वो द्वितीय पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। तो यही मैं बताना चाहूँगा, वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश में फिर एक जिले को भी फर्स्ट प्राइज मिला था, बिलासपुर जिले को, और 2020 में जब 19 का जो इवैल्यूएशन 19 का जो आंकलन हुआ और हमें जो है वो फरवरी 2020 में उसके लिए जो है वो पुरस्कार मिला, तो ऊना जिला को जो है वो स्टेट को तो सेकंड, ऊना जिला को भी सेकंड प्राइज जो है वो उसके अंदर हमें मिला। तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आज जो विभाग का कुशल नेतृत्व है हमारे, चाहे वो प्रदेश के आज मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जो है वो विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है, या विभाग के हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो, और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और निदेशक, इन सभी के मार्गदर्शन के अंदर जो है, उसके बाद ठीक है एक राज्य नोडल ऑफिसर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, तो ये जो ऊपर का जो कुशल नेतृत्व है और उनका जो मार्गदर्शन के अंदर जो हमने काम किया, और जो एक हमारी फोर्स, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर, इन लोगों ने जो मिलकर के काम किया और ऊपर का जो कुशल नेतृत्व हमें मिला, मार्गदर्शन हमें मिला, इसी की वजह से जो है वो प्रदेश को पिछले 3 वर्षों के अंदर जो है 2 बार ही योजना के कार्य का आंकलन हुआ और दोनों बार जो है वो अवार्ड स्टेट को मिले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेकर और मुख्यमंत्री जी तक सारी टीम को बहुत बधाई। आपने बहुत छोटे से अंतराल में 3 वर्ष में इतने अचीवमेंट प्राप्त की, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बधाई। लेकिन ठाकुर जी, कोरोना काल बीच में आ गया,
आपकी जो ड्यूटीज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि महिलाओं की सहभागिता हर घर में, हर समाज में, हर क्षेत्र में रहती है। कोरोना काल में आपने कैसे व्यवस्थाएं बनाई? और हम न्यूज़ में सुनते थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, ये सब लोग लोगों को अवेयर कर रहे थे। कोरोना काल की आपकी व्यवस्था कैसी रही? मैं अगर एक आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ के तो बिल्कुल फैक्ट्स वाली बात है कि जब बिल्कुल लॉकडाउन वाली स्थिति भी थी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स जो थी वो इसमें नहीं थी। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने और विभाग के अन्य कर्मचारियों ने एक घर घर जाकर के भी, घर में जाकर के भी अपना कोरोना के उसके ऊपर जो भी अवेयरनेस बतानी होती है, एक जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उस चीज़ को भी का पालन किया। उनसे एक एप्लीकेशन जो है वो वैसे ली, यहाँ तक कि उनका जो है वो अपना जैसे अपने व्हाट्सएप के ऊपर या इस तरह की चीज़ें भी वो लेकर के और उनकी वेरिफिकेशन फिर दूसरे दिन जो है वो जा करके करके, तो उस दौरान भी अगर आप ये देखें तो हमने लगभग जैसे नॉर्मल रूटीन्स में लाभार्थियों को बेनिफिट दिया जाता था, तो इसमें भी शायद मतलब हमने उस दौरान भी लगभग 3 मतलब पहले जो 2 महीने थे, जैसे हमारे यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो मार्च में शुरू हो गया, तो मार्च, अप्रैल और मई ये जो मतलब एक बहुत एक ऐसा समय था जब बहुत एक डरे हुए थे, सभी लोग डरे हुए थे, बेनिफिशरीज भी मतलब थोड़ा सा सभी लोग डरे हुए थे। तो उस दौरान भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, इन लोगों ने जो है बहुत अच्छा कार्य करके इस योजना के अंतर्गत, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति को पैसे की भी जरूरत थी, क्योंकि ये लग रहा था कि शायद आगे कितने लंबे समय तक जो है वो कौन आदमी कार्य नहीं कर पाएगा, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कब तक खत्म हो जाएंगे, ये इस तरह की बातें थी। तो अगर किसी योजना के अंतर्गत किसी को कुछ लाभ 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये मिल जाता है तो वो बहुत उस टाइम एक मायने रखता था। तो उसको दिलाने के लिए बहुत वो किया है। और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल डेज में जो हमारी योजना का क्रियान्वयन हो रहा था उसमें सिर्फ 10% अभाव रख करके 90% अचीवमेंट जो है वो उस दौरान भी इस योजना के अंतर्गत हुई है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपके विभाग ने, आपके लोगों ने बहुत बढ़िया से काम किया है। ओंकार सिंह ठाकुर जी, बहुत सी योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी मंशा रहती है योजनाओं के पीछे। कई बार देखा गया है कि योजना बनती है और वो ग्रामीण स्तर तक या सीमांत व्यक्ति तक, जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए, नहीं पहुँचती। मातृ वंदना योजना हर घर तक पहुँचे, हर महिला तक पहुँचे। जागरूकता के लिए आपके क्या क्या कार्यक्रम है? आप कैसे इस योजना को अंतिम व्यक्ति तक या अंतिम महिला तक पहुँचा रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हमारा जो है वो योजना की पब्लिसिटी के लिए जी हम दूरदर्शन के माध्यम से भी एक पब्लिसिटी योजना की कर रहे हैं। हमारा आकाशवाणी जो है शिमला, बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे हमारे न्यूज़ प्रादेशिक समाचारों को सुनते हैं, उस दौरान भी हमारी जो स्कीम की जो एक रेगुलर जिंगल्स वगैरह उसमें चल रहे हैं कि कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ लाभ लिया जा सकता है, ये सारी बातें उसमें भी चल रही हैं। तो ये तो रहा दूरदर्शन के ऊपर और ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जी। इसके अतिरिक्त जो है वो हम जैसे विभाग की होर्डिंग्स भी हमने इस स्कीम की लगवा रखी हैं। इसके साथ जो है हम वहाँ पर इससे कोरोना काल उससे पहले नियमित रूप से जो है वो जैसे आईसी कैंप एक आंगनबाड़ी स्तर तक, पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के जो हैं वो आईसी कैंप्स जो हैं वो हम उनके माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं। या जैसे हमारा पैम्पलेट्स वगैरह, जैसे इस तरह के ये पैम्पलेट्स हमने ये वो कर रखा है इस योजना का। तो ये जो पैम्पलेट्स है ये हर पंचायत में पहुँचे, हर उसमें जो है वो ये पैम्पलेट्स हमारा पहुँचे। ये छपा करके जो है वो हमने पंचायतों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है वो ये पहुंचा रखें। उसके अंदर ब्राउचर्स के अंदर, पैम्पलेट्स के अंदर सारी चीज़ें उस प्रक्रिया के बारे में, योजना के लिए कौन पात्र हैं, किन किन को ये लाभ दिया जा सकता है, क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सारी बातें इसके अंदर की गई हैं। और विशेषकर हमारे, क्योंकि एक जो अगर विभाग का सबसे ज़्यादा अगर हम वैसे एक कंपेयर करें, हमारे विभाग का जो नेटवर्क है वो बड़े एक
निचले स्तर तक, जी। एक ग्रामीण स्तर तक जो है वो एक छोटे छोटे गांव में भी हमारा जो आंगनबाड़ी केंद्र है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र लगभग 300 ऑन एन एवरेज 300 की पॉपुलेशन के ऊपर है, तो 300 का एक छोटा सा गांव होता है। और कुछ हमारे जो है वो मिनी आंगनबाड़ी सेंटर भी हैं, तो वो मिनी आंगनबाड़ी सेंटर 150 की जनसंख्या के ऊपर होता है। तो मतलब हमारा जो नेटवर्क है बड़ी नीचे लेवल तक है। तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरी इसकी ट्रेनिंग पहले दी जा चुकी है। शुरू में जब ये ट्रेनिंग, जब हमने ये योजना शुरू की, तो ये जो है वो पब्लिसिटी का कार्य जो है वो वहाँ पर पूरे उसमें करते हैं। यही कारण रहा है कि हम जो है वो इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन में जो भी लक्ष्य हमें टारगेट हमें स्टेट को दिए जाते हैं, उसको हम जो है वो उससे जितना लक्ष्य दिया जाता है उससे कहीं ऊपर जो है वो हम हासिल कर पाते हैं। योजना का क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम महिला तक किया जा रहा है, ये कहना है उपनिदेशक महोदय का। लेकिन फिर भी यदि किसी महिला को, किसी बहन को, किसी माता को शंका हो या उनके किसी कार्य में रुकावट आ रही हो, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? ऐसे कौन अधिकारी है जिनके पास वो अपनी शंका समाधान पा सकते हैं? पहली बात तो ये कि इस योजना की मैं थोड़ा सा आपको प्रक्रिया बताना चाहूँगा, अगर जी आप कहें। जी प्रक्रिया की ऐसा रहता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि इस योजना का लाभ जो है वो 3 किस्तों में हम देते हैं। तो पहली किस्त पाने के लिए उसको जो है एक विधिवत रूप से एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म जो है वो निःशुल्क आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध है। वो आंगनबाड़ी केंद्र से जो है वो एक फॉर्म ले, उसके ऊपर 3-4 एंट्रीज, बहुत ज़्यादा उसमें कोई वो नहीं है, थोड़ा मतलब छोटी सी जानकारी जो है उसको, कम पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको भर देगी। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं, आज की डेट में ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको भर देगी। उसको सिर्फ उसके साथ अपनी बैंक का वो लगाना है, अकाउंट, क्योंकि योजना में जो लाभ है वो किसी चेक के माध्यम से या जो है वो इस योजना का लाभ जो कैश के रूप में नहीं दिया जाता, सीधा उसके बैंक के खाते में जमा होता है। तो उसको अपनी एक बैंक की डिटेल देनी है और एक अपना एमसीपी कार्ड, जो जच्चा बच्चा कार्ड जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर एंट्री होती है कि ये महिला जो है वो गर्भवती है, और कोई गर्भावस्था का कोई और कोई प्रूफ नहीं लाना है। वो जच्चा बच्चा कार्ड के ऊपर वो चीज़ एंट्री, मतलब चीज़ें होती हैं। तो बस वो 2 चीज़ें वहाँ पे दे दी, और एक कि भी ये व्यक्ति यहाँ रह रहा है या जो भी है, उसको अपना कोई भी पहचान पत्र उसको अपना उसके साथ देना है। 3 डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं साथ में, और वो निःशुल्क जो वहाँ पे फॉर्म मिलेगा उसको भर करके उसमें दे देना है, नंबर 1। जो दूसरी किस्त के लिए जो सिर्फ उसको जच्चा बच्चा कार्ड की जो है वो कॉपी लगानी है, ताकि उसको ये दिखाना है कि उसने एंटीनेटल चेकअप जो है, प्रसव पूर्ण जांच जो है वो एक करवा रखी है, क्योंकि वो उसका सीधा जो वो है रिलेशन वो उसके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो एंटीनेटल चेकअप करवाती है महिला, तो नेचुरली उसको कोई तरह की कोई दिक्कत आने वाली बात होगी, तो वो हेल्थ जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या दूसरे अपने फीमेल हेल्थ वर्कर है या दूसरे लोग हैं, वो बताएंगे उसको। तो एंटीनेटल चेकअप करवाना जो है वो ज़रूरी है, उसका सिंपल उसने वो लगाना है, बाकी चीज़ें उसके उसमें हैं। तीसरे में मैंने जैसे आपको कहा कि उसको पंचायत में रजिस्ट्रेशन का, और पर थर्ड के लिए आधार कार्ड जो है अपना और अपने पति का दोनों का लगाना ज़रूरी है। अगर उसने फिर बेनिफिट कहीं और लिया होगा तो वहाँ वो पकड़े जाएंगे, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा रहेगी, इसलिए जो है आधार कार्ड को भी थोड़ा सा ये रखा है। तो ये चीज़ें हैं। अब सपोज क्योंकि ये एक चैनल बना है, प्रक्रिया बनी है, किसी को थोड़ी दिक्कत है, पहली बात तो है वो आंगनबाड़ी केंद्र में बता दे। अगर उसको वहां से कोई दिक्कत है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से वैसे तो नहीं होगी, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक स्थानीय महिला है, वो उसी समुदाय मतलब उसी गांव से है, उसी कस्बे से है, तो उससे कोई ऐसी वाली बात उसको नहीं होगी। पर फिर भी अगर इस तरह की बात है तो विभाग के अंदर एक अगला चैनल, एक सुपरवाइजर है हमारी, 15 लगभग 15-20 आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर जो है वो एक सुपरवाइजर होती है। तो वो सुपरवाइजर्स के यहाँ पे हर आंगनबाड़ी केंद्र में जो है वो सुपरवाइजर्स का नंबर या इस तरह का डिस्प्ले होते हैं, वो वहाँ से उस तरह उनसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो बाल विकास परियोजना अधिकारी जो हर ब्लॉक में एक हैं, मतलब हमारे राज्य में जो है वो 78 चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स परियोजनाएं हैं। तो वहाँ पे और जिला स्तर पर जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, तो वहाँ पर ये चैनल्स हमारे हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो जैसे आपको पता है आज की डेट में सीएम हेल्पलाइन है, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे भी हमें कुछ आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभार
इस तरह की शिकायतें उस पर भी आती हैं और उनका फिर जी ओंकार सिंह ठाकुर जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए, मातृ वंदना योजना के ऊपर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बहुत सा ज्ञान जो प्रधानमंत्री मातृ योजना के संबंध में था आप तक पहुंचा। अन्य कार्यक्रम में फिर से आपके साथ भेंट होगी। आज्ञा दें, नमस्कार।